हेलो, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। आज मैं आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ को एक्सप्लेन करूंगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ को एक्सप्लेन करने से पहले मुझको एक्सप्लेन करना पड़ेगा एरिया वेक्टर। आमतौर पर एरिया स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन साइंटिफिकली कहीं कहीं पर इसकी साइंटिफिक कंसेप्ट को क्लियर कराने के लिए हम एरिया को वेक्टर क्वांटिटी मेजर करते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर इज सेम एज एरिया। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ऐसे ही होता है जैसे सिंपल एरिया होता है, बट इट्स डायरेक्शन इज टेकन अलोंग नॉर्मल टू द सरफेस। जैसे ये आपको प्लेन सरफेस दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगुलर शेप में है ये। अगर इसका एरिया कैपिटल ए हो, ये एरिया कैपिटल ए, और मैं इस पे एक नॉर्मल डालूं ऐसे, आपकी तरफ जो होगा, जो विजिटर होगा, जो इसको व्यूअर देख रहा होगा, उसकी ओर जो नॉर्मल की डायरेक्शन है उसके अलोंग यूनिट वेक्टर अगर कुछ भी लिया जाए तो यूनिट वेक्टर और इसके मैग्नीट्यूड का जो मल्टीप्लाई है, जो प्रोडक्ट होकर आएगी, उसे हम क्या बोलेंगे? एरिया वेक्टर कहेंगे। गॉस लॉ या इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कराने के लिए मैंने यहाँ पर बहुत सारी फिगर दिखाई हुई हैं, जैसा आप देख सकते हैं। पहली ये प्लेन सरफेस है, ये वाली। इसका एरिया जो सपोज करो हमने ds कंसीडर करा, इस पर नॉर्मल कितना होगा? ये होगा n कैप। इसका एरिया वेक्टर कितना जाएगा? ds वेक्टर इज इक्वल टू ds इंटू n कैप। ये एक्सप्लेन किया मैंने। एक मैं यहां ले लेता हूं बेटा। मैथमेटिकली हम ये भी दिखा सकते हैं, अगर ये कोई प्लेन है जिसका एरिया कितना है? डेल्टा एस है, इसमें एन कैप यूनिट वेक्टर है, तो इसका वेक्टर एरिया वेक्टर कितना होगा? डेल्टा एस वेक्टर इट इज इक्वल टू डेल्टा एस वेक्टर कितना होगा बेटे? वो आएगा एन कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एस। फिर इसके बाद यहां देखिए आप, ये हमने क्या लिया? क्यूब ले लिया। क्यूब के कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। 3 फेस हमको क्लियर दिखाई दे रहे हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये सॉरी 4 फेस दिख रहे हैं। तो इन चारों फेस पर वेक्टर एरिया कैसे दिखाएंगे भाई? क्यूब के अंदर 6 स्क्वायर होंगे, 6 के 6 फेसेस कहीं से बनेंगे? स्क्वायर से बनते हैं। तो इनका एरिया वेक्टर क्या होगा? यहाँ वेक्टर ए इट इज इक्वल टू ए एन कैप। कहीं पर भी देख लें आप, तो इसमें ये ध्यान रखना है कि जो यूनिट वेक्टर लेना है वो सरफेस के हमें क्या लेना है? परपेंडिकुलर लेना है। इसके बाद मैंने एक ये कर्व्ड सरफेस ले ली कोई भी, जैसे स्फेयर ले लेते हैं। स्फेयर में मैंने यहाँ अलग अलग एरिया एलिमेंट लिए हैं। ये एरिया एलिमेंट मैंने ds1 कहा, ये एरिया एलिमेंट मैंने ds2 कहा, ये एरिया एलिमेंट मैंने ds2 कहा, और ये वाला मैंने क्या कहता है? ds3। आप गौर से देखिएगा, ये सभी के सभी अगर इसकी बात करें तो इस पर परपेंडिकुलर ये होगा ऊपर की ओर, आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ ऐसे। तो यहां पर ये जो एरिया वेक्टर होगा ये रेडियली आउटवर्ड होगा। क्या होगा बेटे? रेडियली आउटवर्ड बोलते हैं इसको, रेडियली आउटवर्ड। कुछ यहां देख सकते हैं, एक ये फिगर ली मैंने, कोई भी इरेगुलर शेप की कोई फिगर ली, और इसके अंदर मैंने एरिया एलिमेंट कंसीडर करा ds, जिसका यूनिट वेक्टर कितना होगा? नॉर्मल वेक्टर होगा n कैप। तो हियर अगर मैं ds वेक्टर निकालना चाहूं इस वाले हिस्से का, इसका, तो ये क्या आ जाएगा? ds वेक्टर इट इज इक्वल टू ds इंटू n कैप। ये बहुत सारे, एक ये रहा। इस शेप की भी हमें प्रॉब्लम मिलने वाली है जब हम इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। ये कोई सिलेंड्रिकल सरफेस है। इस सिलेंड्रिकल सरफेस के ये दो, ये एक तो मैंने दिखाया हुआ S1 और एक S2, ये होंगे हमारी प्लेन सरफेस। क्या होंगी ये? प्लेन सरफेस। और ये क्या होगी? हमारे पूरा हिस्सा ये होगा हमारा कर्व्ड सरफेस। तो आप चाहे प्लेन सरफेस की बात करें, चाहे कर्व्ड सरफेस की बात करें, एरिया वेक्टर शुड बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये याद रखिएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, इधर भी और इधर भी। तो बच्चों, ये हमने बहुत सारी फिगर आपको दिखाई हैं। इसमें ये हम कोई रिंग ले लेंगे, रिंग की शेप में भी एरिया वेक्टर सबका निकालने का एक ही तरीका है। जिस भी फिगर का आपको एरिया वेक्टर चाहिए, उस फिगर का एरिया का मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर उस पर परपेंडिकुलर शो करके इसकी प्रोडक्ट के साथ जब हम शो करेंगे तो ये एरिया वेक्टर कहलाएगा उस फिगर का, उस एरिया एलिमेंट का। तो आप जो है ना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा, क्योंकि इसका जो
स्क्रीन है वो छोटी है, तो मैं इसको टुकड़ों में दिखा सकता हूँ। ले लेंगे आप, फिर आप यहाँ से ले लेंगे, इस तरीके से यहाँ से ले लीजिए साथ के साथ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी साथ के साथ देखना है हमको। ले लिया होगा। अब इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नया टॉपिक शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स का मीनिंग होता है नंबर, यानी कि अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया हुआ है और किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई सरफेस है, जैसे मैंने यहाँ सरफेस दिखाई हुई है, ये इस सरफेस पर हाउ मैनी नंबर ऑफ लाइंस पासिस परपेंडिकुलर दैट कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, या ये कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द फील्ड स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया, फील्ड स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया विच इज प्लेस्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैं वैसे स्टेटमेंट इसका ये भी है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए गिवन एरिया हेल्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड is the measure of the total number of electric line of force passing normally through that area. It is denoted by phi e. मीन्स वही है कि किसी भी बाउंडेड सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके नंबर ऑफ लाइंस को शो करता है जो परपेंडिकुलरली उससे पास होती हैं। जैसे हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये एक रिंग है, इस रिंग से बहुत सारी लाइन ऑफ फोर्स पास हो रही हैं, ये 3 लाइन ऑफ फोर्स पास हो रही हैं, तो इस रिंग से बाउंडेड फ्लक्स कितना होगा, 3 हो जाएगा। कितना फ्लक्स आएगा, 3 आएगा। यहां जैसे ये लाइन दिख रही है 1 2 3 4 5, तो इसका फ्लक्स कितना होगा, 5 होगा। तो इस तरीके से हम इसका किसी का भी फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। मैथमेटिकली किसी का भी फ्लक्स कैसे लिखते हैं, फाई ई इट इज इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, फाई ई इट इज इक्वल टू ई ए कोस 0। इस केस में थीटा हमारा 0 होगा बिकॉज वेक्टर ई एंड वेक्टर ए बोथ आर पैरेलल, तो थीटा कितना होगा, 0। तो फाई ई इट इज इक्वल टू क्या होगा, ई ए कोस 0, कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो फाई ई इट इज इक्वल टू क्या हुआ, ई ए। इसके बाद दूसरी फिगर देखे बेटा, मैं दूसरी फिगर दिखाने की कोशिश करता हूं। ये फिगर है हमारा, मान लीजिए इस शेप में ये हमारा प्लेन सरफेस है और इसमें ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स दिखाई हुई है इस टाइप से। तो यहां पर कुछ ना कुछ एंगल होगा बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई एंड एरिया वेक्टर ए के बीच का एंगल कितना हुआ बेटा, थीटा। तो इस सच सिचुएशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए इट इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा। ये शेप में इस तरीके से आ जाएगी। अगर कोई फिगर ऐसे है तो उसका फ्लक्स ऐसे होगा। इसके बाद अगर कोई फिगर ऐसे है, बाउंडेड सरफेस ली हुई है, क्लोज सरफेस है एस, और किसी यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ली हुई है, मतलब तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड माना गया है, और इसके अंदर ये एरिया एलिमेंट है ds, और ये एरिया एलिमेंट का जो परपेंडिकुलर है वो थीटा एंगल बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो इस सिचुएशन में हमारा फ्लक्स का फार्मूला क्या होगा, ये जनरल फार्मूला होगा, फाई ई इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई ds वेक्टर। इसको खोल लेंगे, ई ds कोस थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ई कोस थीटा इंटीग्रेशन ऑफ ds। इंटीग्रेशन ऑफ ds का मीनिंग होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फिगर, बाउंडेड फिगर। जो बाउंडेड सरफेस है उसका टोटल एरिया होगा, तो वो हमने जो सपोज कर दिया s। तो फाई ई इट इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, ई एस कोस थीटा। तो ये हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फार्मूले बनते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए बेटा, मैं थोड़ा इसको रेस्ट में कर देता हूं। हो गया। अब इसकी यूनिट देखिएगा, यूनिट कितनी है फ्लक्स की, फ्लक्स की यूनिट फार्मूले के बेस पे निकलेगी। आपका फार्मूला ये रहा, ई ए, ई का मतलब है न्यूटन पर कूलाम, एरिया का मतलब है मीटर स्क्वायर, तो हमारी यूनिट आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम, या जिसको हम लिख सकते हैं वोल्ट मीटर। इसकी यूनिट वोल्ट मीटर भी होती है और इसकी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम भी होती है। इसका डायमेंशनल फार्मूला है
न्यूटन का डायमेंशनल फार्मूला होगा mL (T⁻²) और मीटर स्क्वायर का L² और कूलाम का होगा AT। तो इसे ले आएंगे mL³ (T⁻³ A⁻1). यहां तक ये कंप्लीट हो जाता है हमारा फ्लक्स हमारा कंप्लीट हो जाता है। आप स्क्रीनशॉट वीडियो रोक के भी ले सकते हैं। अब यहां मैं थोड़े से एक टर्म और एक्सप्लेन कर देता हूं, उससे बोलते हैं सॉलिड एंगल। हमने एंगल पढ़ा, एंगल क्या होता है? इंक्लाइनेशन बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच का जो झुकाव है उसे एंगल बोलते हैं। बट हम सॉलिड एंगल किसको बोलेंगे? कोई भी सरफेस अपने सेंटर पर जो एंगल ट्रेस करेगी उसको सॉलिड एंगल कहेंगे। जैसे आपने फनल देखा होगा, कीप बोलते हैं, जैसे कीप। अगर हम कीप की फिगर लेंगे, ये हमारी कीप की फिगर होती है, जस्ट सपोज ऐसे करके, या ये कीप हो गया इस टाइप से। इस कीप का जो ये फेस है, जो जनरेटर है, ये वाला, ये क्या होगा? सर्कल। ये सर्कल यानी कि ये जो सरफेस है, ये टोटल सरफेस यहां सेंटर पर कितना एंगल बनाता है, सबटेंड करता है, उसे क्या बोलेंगे? सॉलिड एंगल कहते हैं। सॉलिड एंगल को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा? ओमेगा से। मैंने यहां एक छोटी सी शेप ली। अगर ये एरिया एलिमेंट DA है और ये एरिया एलिमेंट किसी सॉलिड स्फीयर का है, जस्ट सपोज करो ये सॉलिड स्फीयर का कोई एरिया एलिमेंट है इस टाइप से, तो ये एरिया एलिमेंट जितना एंगल सबस्टेंड करेगा यहां सेंटर पर, वो सॉलिड एंगल होगा। और सॉलिड एंगल की वैल्यू किससे देंगे? d ओमेगा (DA/r²). ये तो यूनिफॉर्म फिगर के लिए है। अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म फिगर हो, इस टाइप की, रेगुलर ना हो, इरेगुलर फिगर हो, तो इन सच सिचुएशन हमारा d ओमेगा इस कंडीशन में हमारा आएगा DA cos θ/r²। क्या आएगा बेटे? DA cos θ/r²। ये सॉलिड एंगल की वैल्यू हम बता रहे हैं। d ओमेगा यहां इस फिगर के लिए मैं बता देना चाहता हूं, d ओमेगा, चुप हो जाओ बेटा, इस फिगर के लिए d ओमेगा क्या होगा? DA cos θ/r²। तो ये वाली वैल्यू रख देंगे यहां। ओमेगा इंटीग्रेशन d ओमेगा इंटीग्रेशन DA cos θ/r²। तो यहां हम ये d ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसकी यूनिट स्टेरेडियन होती है। क्या यूनिट होती है? स्टेरेडियन। और ये बात याद रखने की रिमार्क है ये, कि कोई भी बाउंडेड सरफेस हो, चाहे वो किसी भी टाइप की फिगर, रेगुलर है, इरेगुलर है, वो अपने सेंटर पर 4 पाई स्टेरेडियन का एंगल सबस्टेंड करेगी। कितने का? 4 पाई स्टेरेडियन का एंगल सबस्टेंड करेगी। सॉलिड एंगल कहीं पे? उस सरफेस के सेंटर पर। इसका ध्यान रखिएगा। ये तो मैंने बताया, इसमें आप ध्यान रखेंगे। आप चाहे तो इसे थोड़ा देख लेंगे। देख लो। ओके, अब आते हैं गॉस लॉ पे। किस पे बेटा? गॉस लॉ, जो हमारा मेन चैप्टर का टॉपिक है। गॉस लॉ देखे स्टेटमेंट क्या करता है। बेसिकली गॉस ने एक थ्योरम दी थी जो रिलेशन बताती है फ्लक्स और चार्ज के बीच में। तो इसका स्टेटमेंट ये है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस is 1/ε0 times the net charge bounded by the surface। दोबारा से समझें, according to this law the net flux passing through, ये हम यहां पे पासिंग छूट गया भाई, इसे कर लेंगे, passing through a closed surface is 1/ε0 times the net charge। और वो नेट चार्ज क्या होगा? नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। जिस बाउंडेड सरफेस के लिए हमें फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, तो वो ये कहता है मैथमेटिकली नेट फ्लक्स क्या होगा? उस सरफेस से जितना चार्ज बाउंडेड है उस चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होगा। तो phi e इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वेक्टर e ds वेक्टर इट इज इक्वल टू समेशन q/ε0 इट इज इक्वल टू q/ε0। ये हमारा इसका मैथमेटिकली रिलेशन है। इसे क्या बोलते हैं? गॉस लॉ। अब इसका प्रूफ करेंगे बेटा। प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं
कि चार्ज प्लस क्यू को एक गॉसियन सरफेस के अंदर रख देते हैं। ये गॉसियन सरफेस है। आपको बताते चले गॉसियन सरफेस होता क्या है। कोई भी इमेजिनरी सरफेस जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट हो और जो हर पॉइंट पर रेडियली आउटवर्ड हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस कहते हैं। हम इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए करते क्या हैं कि एक चार्ज ले लेते हैं प्लस क्यू और उसको एक गॉसियन सरफेस के सेंटर पर रख देते हैं जो यहां है। अब इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एस इज E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिस थ्रू एरिया एलिमेंट ds। इस एरिया एलिमेंट ds से कितना फ्लक्स पास होगा उसको फाइंड करेंगे। d फाई e इट इज इक्वल टू वेक्टर e ds वेक्टर इट इज इक्वल टू e ds cos 0 इट इज इक्वल टू e ds बिकॉज cos 0 की वैल्यू कितनी 1। अब यूज इक्वेशन 1 कर लेंगे। 1 इक्वेशन का यूज करिए। 1 इक्वेशन का जब हम यूज करेंगे तो e की वैल्यू को यहां रिप्लेस करिएगा। तो यहां जैसे हम e की वैल्यू रखेंगे तो हमारी इक्वेशन बनेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर ds। इट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिस थ्रू द एरिया एलिमेंट ds। हमें क्या करना है, हमें तो इस पूरी गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है ये फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। नेट फ्लक्स पासिस थ्रू द गॉसियन सरफेस, टोटल का इंटीग्रेशन कर लेंगे। लाइन इंटीग्रल, इसको क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल डी फाई की वैल्यू यहां से उठा लो। लाइन इंटीग्रल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर ds। हम इसमें बाहर निकाल लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इंटीग्रेशन ds। इंटीग्रेशन ds इट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फिगर। फिगर में क्या देखा, सॉलिड स्फीयर माना गया है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल टू कितना लेंगे, 4 पाई r स्क्वायर। आप इसकी फाई इट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर से 4 पाई r स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास बनेगी ये इक्वेशन। फाई इट इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इसका प्रूफ हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप यहां से इसको देख सकते हैं, टुकड़ों में ले लेना भाई ऐसे, फिर आप यहां देख लेंगे इस टाइप से। क्लियर। अब ये तो मैंने इसका प्रूफ कर दिया। ये हमारा एक मेथड है। एक मेथड, 2 मेथड और हैं इसके, देखिए हो सकता है आपको ये इजी लगे। सॉलिड एंगल के टर्म में अगर हमें प्रूफ करना पड़ जाए तो फिगर वही जो को तो बना लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन 1 की जो हमारे यहां आई थी पहली इक्वेशन, यहां तक इसको एज इट इज रखेंगे और इसके बाद यहां पर हम क्या करेंगे, सॉलिड एंगल वाली टर्म में इसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे, फाई इट इज इक्वल टू ई ds आ जाएगा, ई इंटीग्रेशन ds। इन ई की वैल्यू रख देंगे। ई की वैल्यू कितना होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर ds। मैंने अभी बताया था कि इंटीग्रेशन इसमें ये वाली टर्म डी ओमेगा को शो करेगी, इतनी टर्म। तो ये क्या आ जाएगा, फाई इट इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ds अपॉन R स्क्वायर। ds अपॉन R स्क्वायर किसके इक्वल होता है, डी ओमेगा के। तो हम यहां लिख देंगे फाई इट इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी ओमेगा। हमने अभी बताया था आपको कि कोई भी बाउंडेड सरफेस अपने सेंटर पर कितना एंगल सबस्टेंड करेगी, 4 पाई। तो यहां पर हम इसको टोटल एंगल कितना रखेंगे, 4 पाई। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तब भी आपका फाई इट इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। अगर आप गॉस थ्योरम को प्रूफ करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ सॉलिड एंगल, तो इन टर्म्स ऑफ सॉलिड एंगल के केस में हम इस तरह से भी कर सकते हैं। यहां पर ये जो हमने प्रूफ किया है आपका, ये जो टर्म हमने प्रूफ की है, ये टर्म हमने प्रूफ की है रेगुलर फिगर के लिए। किसके लिए, रेगुलर फिगर के लिए। तो रेगुलर फिगर के केस में ये आ जाएगा हमारा प्रूफ हो गया। ये इस टाइप से आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। इसके बाद एक और मेथड है इसका, कोई मान लीजिए इरेगुलर फिगर दे दे किसी भी तरह की, नॉन यूनिफॉर्म फिगर है, ये इस टाइप की फिगर दे दे है, ये भी गॉसियन सरफेस।
ये गॉसियन सरफेस है इरेगुलर शेप में, इसके अंदर हमने प्लस क्यू चार्ज रख दें यहाँ पे ओ पे, आर डिस्टेंस पे ये हमने एरिया एलिमेंट ले लेना है, इनके बीच का एंगल कितना थीटा है, तो ये क्या आ जाएगा डी ए कोस थीटा। पहले वाले आर्टिकल में इसमें क्या डिफरेंस आएगा, जब हम ये वाली टर्म निकाल कर लाएंगे फाई इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वेक्टर ई डी ए वेक्टर, इट इज इक्वल टू क्या होगा ई डी ए कोस थीटा, बिकॉज यहाँ पर डी ए वेक्टर और वेक्टर ई के बीच कोई ना कोई एंगल है, तो इससे क्या बनेगा फाई इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी ए कोस थीटा। इसमें ये वाली टर्म क्या बनेगी बेटा, ये डी ओमेगा बनेगी। हम इसको पूरी टर्म को इस बाकी को बाहर निकाल लेंगे, फाई इट इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं डी ओमेगा, क्या लिखेंगे डी ओमेगा, तो ये आ जाएगा हमारा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई डी ओमेगा। और हमने बताया था चाहे फिगर कैसी भी हो, रेगुलर हो इरेगुलर हो, सबके लिए सॉलिड एंगल कितना आएगा सेंटर पर 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होगा, तो फाई इट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो मैंने बाद के दो मेथड बताए हैं आपको, ये आपके नॉलेज के लिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। वैसे पहले वाला मेथड बेस्ट है, आप क्वेश्चन से तैयार करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।